देखो, हम पढ़ रहे थे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार किस किस आर्टिकल में है? अधिकार आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। ये 4 आर्टिकल हैं आपके संविधान के, जिसमें आपको 4 प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई है। आर्टिकल 19 के बारे में डिटेल में मैं चर्चा कर चुका था। ये तो मैंने पूरी एक क्लास इसी पे लगाई थी, आर्टिकल 19 पे ही। इसके बाद आर्टिकल 20 में 3 चीजें हैं। आर्टिकल 20(1), आर्टिकल 20(2), आर्टिकल 20(3). 20(1) में क्या था? भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण, भूतलक्षी दांडिक विधि से संरक्षण, ये आर्टिकल 20(1) में था। 20(2) में दोहरे दंड से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण। और 20(3) आत्मगवाही पर रोक, आत्मगवाही पर रोक। ठीक है, तीनों का मतलब मैंने बताया था। भूतलक्षी दांडिक विधियों का मतलब यह होता है कि आज किसी कृत्य को करते समय अगर वो कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है तो उसके लिए आपको फिर कोई भी दंड नहीं मिलेगा। भले ही कल के दिन को कोई कृत्य अपराध की श्रेणी में लाया गया हो, तो कल के बाद अगर वो कृत्य कोई करेगा तब उसे दंड मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने कहा, मैंने बताया भी था आपको कि चलता फिरता रोड पे चलने वाला व्यक्ति अगर आज सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट पीना आज अपराध नहीं है। लेकिन कल को संसद कानून बना दे कि सार्वजनिक स्थल पर, सड़क पर कोई सिगरेट पिएगा तो वो एक अपराध है। तो कल जब कानून बनेगा उसके बाद परसों से ऐसा वैसा जो लोग करेंगे उनको दंड मिलेगा। उस आधार पे उन लोगों को सजा नहीं दी जा सकती जिन्होंने वो कृत्य पहले कर दिया है। पहले करा क्योंकि उस समय वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता था। तो इसका मतलब यही है, भूतलक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण। अगला है दोहरे दंड से संरक्षण, मतलब एक कृत्य के लिए आपको एक ही बार दंड मिल सकता है। एक कृत्य के लिए 2 बार दंड नहीं मिलेगा। कृत्य 2 बार करोगे तो 2 बार मिलेगा। एक बार चोरी करी, सजा मिल गई। दूसरी बार चोरी करी, फिर सजा। ये 2 अलग अलग कृत्य हो गए। लेकिन एक ही बार कोई काम किया है तो उसके लिए सजा एक ही बार मिलेगी, उसके लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगी। आत्मगवाही पर रोक, आर्टिकल 20(3) ये और कहता है कि आपको आपके खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य कभी नहीं किया जाएगा। बात आ रही है समझ में? आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। हां, आप स्वेच्छा से आत्मगवाही दे सकते हैं लेकिन आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। और इसी आर्टिकल 20(3) के तहत ही रोक है नार्को टेस्ट पर, ब्रेन मैपिंग पर और लाई डिटेक्टर मशीन वगैरह पर। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा मशीन जो सच पकड़ने वाली, झूठ पकड़ने वाली कोई मशीन हो, उसका इस्तेमाल करके अगर कोई मामला केस कोर्ट में अगर दिखा भी दिया जाए कि ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, तो उस आधार पर जज महोदय न्याय नहीं कर सकते। वो उस आधार पर किसी को सजा नहीं सुना सकते, क्योंकि आर्टिकल 20(3) के तहत आत्मगवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। फिर है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिकता की स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिकता की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 21 में है। इसका मतलब क्या है? पहले मैंने आपको एक बात और बताई थी कि ये जो आर्टिकल है ना, ये वाला प्राण एवं दैहिकता की स्वतंत्रता, ये पहले सीमित थी। 1978 तक ये अधिकार आपका बड़ा सीमित था। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या है? प्राण एवं दैहिकता का मतलब हो गया आपको जीने का अधिकार है, यही तो है। लेकिन 1978 के बाद इसे मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसे बड़ा व्यापक बना दिया। और मेनका गांधी केस में कहा गया कि ये प्राण एवं दैहिकता की जो स्वतंत्रता है ना, ये केवल इतनी ही विस्तृत नहीं है, इसमें बहुत सारे अधिकार आ जाते हैं। वो सभी अधिकार इसमें आ जाएंगे जो आपके जीवन के लिए जरूरी हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, जैसे एकांत में रहने का अधिकार, जैसे भोजन खाने का अधिकार, जैसे सोने का अधिकार,
स्वच्छ पर्यावरण में रहने का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, सुरक्षित यात्रा करने का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, मनपसंद साथी चुनने का अधिकार। तो समय के साथ आर्टिकल 21 में तो न्यायपालिका अब कितने भी अधिकारों को आर्टिकल 21 के तहत रख सकती है। उसे लगे, आप देखना, इंटरनेट का अधिकार, ठीक है, अगर इंटरनेट है तो आप देख लेना, कोर्ट इसे घोषणा करके, और ऐसा पहले बोला भी जा चुका है, इंटरनेट का अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार बनेगा, इंटरनेट पाने का अधिकार, क्योंकि वो अब अभिन्न अंग हो चुका है। क्योंकि अब इंटरनेट के बिना बहुत सारी चीजें हैं, आपका जीवन नहीं चल सकता। आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, कुछ भी करना है, तो उसके लिए तो भाई वो जीवन के लिए जरूरी अंग बन गया ना। अब वो अब कैशलेस हो जाएगा सब कुछ, तो उसके लिए इंटरनेट चाहिए ना फिर। तो समय के साथ कोर्ट क्या कर सकता है, इसके तहत बहुत सारे अधिकारों की व्याख्या कर सकता है, घोषणा कर सकता है। अभी आपके नोट्स में कई सारे अधिकार लिखे हुए होंगे, वो आप नोट कर लेना, वो सब इसी के तहत आते हैं। अभी हाल ही में जो इसके तहत जोड़ा गया है, एक जोड़ा गया है राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। आप निजता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। निजता का अधिकार मतलब समझ रहे हैं, आपकी कुछ गोपनीय चीजें हैं, आपको उन्हें गोपनीय बनाए रखने का अधिकार है, वो मौलिक अधिकार है। और इसी के तहत पुलिस क्या है, वो आपके फोन को टैप नहीं कर सकती, वो गलत है, क्योंकि आपका वो निजता का अधिकार है, वो राइट टू प्राइवेसी है। जैसे कहें ना कि आपको आपका मोबाइल क्या बात चल रही है ये, और पुलिस उसको टैप करे, ये करे, वो करे, वो नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि ये आप, और ये निजता का अधिकार भारत में तो चाहे जैसा कैसा है ही है, भारत में तो फिर भी थोड़ा बहुत इसका उल्लंघन हो जाता है। पुलिस रात में घुस जाती है 12 बजे आपके घर में, खटखटा के सीधी चली जाती है, वो गलत है, वो खिलाफ है। अब बिना वारंट के ऐसे नहीं जा सकते हैं, वारंट है फिर जा सकते हैं, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी है, वो व्यक्ति का घर है। आपकी कोई ईमेल आईडी से डाटा निकाल रहा है, मोबाइल से डाटा निकाल रहा है, कुछ कर रहा है, वो राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, क्योंकि निजता जरूरी है आपकी जीवन के लिए। बात समझ रहे हैं? आधार कार्ड जब बन रहे थे तो आधार कार्ड में मामला यही तो आया, आधार कार्ड बन रहे थे तो आपकी निजता आपसे ली जा रही थी, आपने अपने वो दे रहे थे ना फिंगर, वो चीजें आप दे रहे थे अपनी, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो आपके निजता के अधिकार के खिलाफ था। अब आपको तो नहीं पता, आपने तो आधार कार्ड बनवा दिए, लेकिन आपने क्या चीज दे दी आपको पता है? आपने अपनी सबसे बड़ी प्राइवेसी दे दी है। आपके फिंगर जो प्रिंट्स हैं वो गवर्नमेंट के पास है, सरकार के पास है, कल के दिन को उनका मिसयूज नहीं हो सकता? हो सकता है। आपके फिंगरप्रिंट्स का डाटा किसी के और के पास मिल जाए, वो उस फिंगरप्रिंट्स के आधार पर कुछ बनवा करके उस तरीके के प्रिंट, और उससे कोई क्राइम कर दे और वहां आपके प्रिंट छूट जाएं, और वो प्रिंट वहां से लेकर के फिर डाले जाएं पोर्टल पर, देखा जाए किसके हैं, तो नाम तो आपका आएगा। बात समझ रहे हैं? तो फिर भी लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं उनके लिए देना जरूरी है। अब ऐसे तो किसी को आप अपना नंबर ना दें, वो भी आपकी राइट टू प्राइवेसी है, नाम ना बताएं, ये भी राइट टू प्राइवेसी है, निजता का अधिकार है, नाम आपका है, आप नहीं बता रहे हैं। लेकिन बैंक में खाता खुलवाना है और आप कह दें भैया हम नाम क्यों बताएंगे, राइट टू प्राइवेसी, मत बताओ, खाता मत खुलवाओ, बताना पड़ेगा ना वहां आपको। खैर, निजता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। अब इसके बाद में एक बात और इंपॉर्टेंट है, वो ये है क्या प्राण एवं दैहिकता की स्वतंत्रता में मरने का अधिकार भी शामिल है? मरने का अधिकार शामिल है? तो मैं आपको बता दूं, मरने का अधिकार भारत में आपका मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि मरने के अधिकार को कह दिया था एक बार कोर्ट ने, ये बात है 1986 में, एक केस हुआ था जिसका नाम था पति दुवल केस। पति दुवल केस वो केस था जिसमें मरने के अधिकार को भी शामिल कर लिया था। लेकिन मरने के अधिकार को भी शामिल कर लेना वो गलत हो जाएगा, फिर तो वो आत्महत्या की धारा जो है वो गलत हो जाएगी, जो उसे एक अपराध बनाती है। तो आगे चल करके 1997 में एक केस हुआ जिसका नाम था ज्ञान कौर मामला, और इस मामले में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि मरने का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगर आप मरते हैं तो वो मौलिक अधिकार नहीं है, मरना एक अपराध है जो आत्महत्या की श्रेणी में आता है, और
आपके आपराधिक नियम के अनुसार जो है आत्महत्या करना एक अपराध है। तो पहले तो कोर्ट ने कह दिया था, अजय न्यायपालिका अपने निर्णय को बदल सकती है ना, आपने कई मामलों में देखा होगा उसने बदला है। ठीक है। इसके बाद भारत में, हाँ मैं एक चीज और, भारत में इच्छा मृत्यु को अनुमति है, वो मैंने आपको बताया भी था। इच्छा मृत्यु को, कौन सी इच्छा मृत्यु को अनुमति है? पैसिव इच्छा मृत्यु को। दो तरीके की इच्छा मृत्यु होती है ना, इच्छा मृत्यु को बोलते हैं यूथेनेसिया। यूथेनेसिया तो सामान्य तौर पे हम लोगों को मरने का अधिकार नहीं है, ज्ञान कौर मामले से क्लियर हो गया। लेकिन इच्छा मृत्यु जो होती है, इसे यूथेनेसिया कहते हैं, वो दो प्रकार की होती है, एक होती है पैसिव और एक होती है एक्टिव। दोनों में क्या होता है, इच्छा मृत्यु में यदि कोई मरीज है और वो दुख से, दर्द से पीड़ित है तो वो अपनी मौत मांग सकता है, लेकिन ध्यान रखना उसे जो मौत दी जाएगी वो एक्टिव वाली नहीं दी जाएगी, पैसिव दी जा सकती है। दोनों में अंतर क्या? एक्टिव इच्छा मृत्यु में क्या है कि मरीज है, उसे हमने पॉइजन का इंजेक्शन लगाया, कुछ दिया, ये होगी एक्टिव यूथेनेसिया। इसकी अनुमति नहीं है भारत में, ऐसे किसी भी डॉक्टर के द्वारा किसी मरीज को ऐसे मारना वो लीगल नहीं है। कौन से को अनुमति है? पैसिव यूथेनेसिया को है, यानी हम कुछ अलग से लगाएंगे नहीं, बल्कि जो चीजें लगी हुई हैं, मशीनें लगी हुई हैं, उनको हटा लेंगे, और हटा लिया, अब वो जितना जिया जिया, मर गया। तो ये वाली जो इच्छा मृत्यु है, इसकी अनुमति कोर्ट दे चुका है। बात समझ रहे हैं? तो ये इतनी बात जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट अगला आर्टिकल पे पहुंच रहा हूं मैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 देखो, आर्टिकल 22 बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये जुड़ा हुआ है आपकी कुछ गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है। गिरफ्तारी के विषय में कुछ संरक्षण आपको दे रहा है। ये गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब है कुछ मामलों में आपको संरक्षित कर रहा है। तो ये आर्टिकल थोड़ा सा जान के रखना। तो वो गिरफ्तारी का मतलब होता है, सामान्य तौर पर पुलिस आती है और आने के बाद आपको अपनी कस्टडी में ले लेती है। कस्टडी का मतलब है अपने साथ उठा लेती है। अब ऐसी जो गिरफ्तारी होती है ना, वो दो प्रकार की होती है गिरफ्तारी। एक गिरफ्तारी तो होती है दांडिक प्रक्रिया से या आपराधिक प्रक्रिया से। गिरफ्तारी की बात बता रहा हूं। गिरफ्तारी दो ही तरीके से होती है, एक होती है दांडिक प्रक्रिया से और दूसरी होती है निवारक निरोधक कानून से। निवारक निरोधक कानून से, या आप इसे हटा करके आप सीधा कर दो नजरबंद कानून। यह समझ में आ जाएगा आपको नजरबंद कानून क्या है। यहां मैं लिख सकता हूं, दूसरी होती है नजरबंद कानून से। गिरफ्तारी दो ही तरीके से किसी व्यक्ति की हो सकती है। पहला है दांडिक प्रक्रिया से। कैसे हो सकती है? दांडिक प्रक्रिया से गिरफ्तारी कब हो सकती है? जब आपने किसी के साथ मारपीट कर दी, किसी की हत्या कर दी, कोई चोरी कर दी, या आपने कोई छेड़छाड़ कर दी, यानी कोई भी आपने अपराध करा है, तब जो आपकी गिरफ्तारी होगी आरोपी मान करके, वो गिरफ्तारी होगी दांडिक प्रक्रिया से, क्योंकि आपको अब दंड दिए जाने के लिए गिरफ्तारी की जा रही है। एक तो यह है तरीका, सामान्य तौर पर आपने अमूमन यही सुनी होगी, बाकी कोई गिरफ्तारी नहीं सुनी होगी। एक गिरफ्तारी और होती है, वो होती है नजरबंद कानून से। यह भी एक तरीके की गिरफ्तारी होती है। नजरबंद कानून कैसे होते हैं? हमारे देश में शांति स्थापित करने के लिए समय समय पर कई सारे कानून लाए गए हैं। जैसे नाम आपने सुना होगा, मीसा सुना है, टाडा सुना है, पोटा सुना है, एनएसए, रासुका जिसे कहते हैं, रासुका। ये क्या है? ये समय समय पर संसद कानून लेकर के आई और ये वो कानून है जो शांति स्थापित करने के लिए लाए गए समय समय पर। ये कानून कुछ पावर देते हैं सेना को, पुलिस को, कुछ पावर देते हैं। और ये क्या पावर देते हैं? ये पावर देते हैं कि पुलिस को अगर लगता है कि कोई व्यक्ति समाज के लिए
कुछ समय के लिए घातक साबित हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है, तो उसको वो इस कानून के तहत गिरफ्तार कर सकते हैं। और जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तब वो उस व्यक्ति को छोड़ देंगे। उसने कोई काम किया नहीं है, अपराध किया नहीं है, लेकिन लगता है कि अपराध हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो ठाकुरद्वारा में चुनाव है नगर पालिका के। अब यहां पर ऐसा कुछ लग रहा है पुलिस को कि यहां पर जो है 2 या 3 लोग हैं जो गड़बड़ करते हैं, हर बार मारपीट करते हैं, जो बूथ हैं वो लुटते हैं, कुछ भी होते हैं। तो मे भी क्या करेंगे पुलिस वाले, पहले ही चुनाव से 1 या 2 दिन पहले इज्जत से कहेंगे भाई साहब चलिए उठाएंगे। इज्जत से चल रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो पकड़ के ले जाएंगे। और ले जाने के बाद पकड़ के कहीं रख देंगे। रखने का मतलब ये नहीं जेल में, क्योंकि उसने कोई अपराध किया थोड़ी है। पुलिस को लगता है अपराध कर सकता है, ये करने से पहले भी उसे उठा लिया जाएगा और उठाने के बाद फिर क्या करेंगे, कहीं रख देंगे। जब सब काम निपट जाएगा तो छोड़ देंगे। तो वो भी एक तरीके की गिरफ्तारी है। ऐसे कानून जिसके तहत आपको समाज से दूर किया जाता है उन्हें कहते हैं नजरबंद कानून। नजरबंद करना ही तो बोलेंगे, जैसे नजरबंद कर दिया। तो गिरफ्तारी, दोनों गिरफ्तारियों में अंतर है। जो आर्टिकल 22 है वो इस वाले के संबंध में है, इसके संबंध में नहीं है। तो आर्टिकल 22 क्या कह रहा है? आर्टिकल 22 में, जो आर्टिकल 22 है इसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। 3 चीजें हैं इसमें, आर्टिकल 22(1) और एक 22(2). आर्टिकल 22(1) में 2 बातें हैं। पहला कि जब आपको दंडिक प्रक्रिया के दौरान आपकी गिरफ्तारी करी जाएगी तो आपको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। आपको पुलिस क्यों गिरफ्तार कर रही है, जब आएगी घर पे पुलिस उठाने के लिए तो कारण बताएगी कि भाई आपकी गिरफ्तारी का कारण क्या है। तो गिरफ्तारी का कारण हो सकता है कि ये है, रिपोर्ट हुई है, मुकदमा लिखा गया है आपके खिलाफ, ये हुआ है, और आपकी गिरफ्तारी का कारण आपको बताया जाएगा। गिरफ्तारी का कारण बता करके आप अपनी गिरफ्तारी दे देंगे। उसके बाद में दूसरा अधिकार आपको है, आप अपने किसी विधि व्यवसायी को करने का अधिकार है, यानी आपको अपना वकील करने का अधिकार है। भाई आप नहीं जानते ना क्या प्रोसीजर क्या है, आपको किसने फंसाया, अब आपको यहां से निकालेगा कौन, वकील। तो वकील करने का अधिकार भी आपको आर्टिकल 22 के तहत है। ये भी एक मौलिक अधिकार है। बात समझ रहे हैं? और तीसरी चीज, जो तीसरा अधिकार है आपको, वो ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। यह आपका मौलिक अधिकार है। 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अब मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं, बेहतर समझ में आएगा आपको। मान लेते हैं मेरी किसी से मारपीट हो गई और उस व्यक्ति ने क्या किया, वो पुलिस थाने में गया और थाने में जाके उसने कह दिया जी उसने मुझे मेरे को मारा है। तो पुलिस वहां से आएगी, रिपोर्ट हुई है, तो सिंपल सी बात है, पुलिस फोन तो करेगी नहीं, भाई साहब कहां पर मिलोगे। पुलिस सीधा घर का निकाल करके पता जो भी होगी सीधा घर पहुंचेगी और घर पहुंचने के बाद में सीधा मैं मिलूंगा, मुझसे कहेगी ठीक है जी ये केस हुआ है और इस केस में आपकी गिरफ्तारी है। तो मैं कहूंगा ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूं। मैं ऐसा बोल रहा हूं चलने के लिए तैयार हूं, तो पुलिस वाले मेरे को हथकड़ी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी मैं अपराधी नहीं हूं, अभी मैं आरोपी हूं। अभी तो उसने कहा है ना, क्या पता सच बोला या झूठ बोला, तो मैं भी अपराधी नहीं हूं, मैं अभी आरोपी हूं। उसने आरोप लगाया है, मैं स्वेच्छा से चलने के लिए तैयार हूं, तो पुलिस बल का प्रयोग नहीं करेगी। ये नहीं कि बैठो पकड़ो, ये नहीं, हथकड़ी भी कुछ नहीं लगाएंगे, वो कहेंगे आप बैठ के चलिए। लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं, मैं मना कर रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, तब पुलिस आपको हथकड़ी लगा सकती है। लेकिन मैं फिर से कहा, सामान्य तौर पर हथकड़ी लगाने का अधिकार भी पुलिस को आपके हाथों में नहीं है, क्योंकि हथकड़ी भारतीय समाज में अपराध का प्रतीक है। जिसके हथकड़ी डल जाती है, समाज उसे अपराधी की नजर से देखता है, उसे नहीं पता क्या आरोपी। अब भारत में तो आरोपी में और अपराधी में अंतर ही नहीं है, दोनों में अंतर होता है। आरोपी वो होता है जिस पर किसी कृत्य का
आरोप है। अपराधी वो होता है जिस पर कोर्ट ने सिद्ध कर दिया है कि यह काम इसने किया है। तो कुल मिला के मैंने कहा ठीक है भाई मैं चल रहा हूं। अब मेरा दूसरा काम यह होगा, जिस समय पर मेरी गिरफ्तारी हुई है उस टाइम से 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस मेरे को मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाएगी। लेकिन इस बीच मेरे पास एक अधिकार है। अब मजिस्ट्रेट के सामने मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ पता थोड़ी है। तो अब मजिस्ट्रेट के सामने मेरे को पेश करेगी तो उसके लिए मेरी बात रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, और वो वकील, क्योंकि वजह से बात मैं नहीं कर सकता। उनकी लैंग्वेज, तरीके, चीजें वो सब अलग होती है, शब्दावलियां वो अलग है, तो उसे वकील ही कर सकता है। तो अब मेरे को वकील का अधिकार है। जैसी मेरी गिरफ्तारी होगी उधर मैं फोन करूंगा, जो वकील है या किसी से भी या घर वालों से बोलूंगा ठीक है एक वकील को लेकर के जरा आ जाओ थाने में, ठीक है। तब कि यहां थाने का रोल कोई है नहीं, थाने में जाने का कोई मामला ही नहीं है, थाने में तो लेके जाने का मामला नहीं है। अब क्या है, मैं वकील को फोन करूंगा, वकील जाएगा, वकील सीधा जाएगा मजिस्ट्रेट ऑफिस जो अदालत है वहां, और अदालत में जाकर के उधर रिपोर्ट हो चुकी है तो पुलिस ने वो केस वहां पहुंचा दिया होगा। 24 घंटे के अंदर अंदर पुलिस को मुझे पेश करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने। तो मजिस्ट्रेट के सामने पहुंच जाएंगे 24 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन ध्यान रखना इस 24 घंटे में आने जाने का समय ऐड नहीं होगा। मान लो गिरफ्तारी करने के बाद 12 घंटे का समय पुलिस को यहां से जाने में लगा, फिर आने में लगा, उस समय को हटा करके 24 घंटे। अब वहां पर अदालत में मजिस्ट्रेट सामने बैठा है, मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचे, मैं, मेरा वकील, सामने वाली पार्टी है। उसने कहा क्या हुआ है, इसने बात करी, वकील ने कहा जी ऐसा ऐसा है, हम ऐसा आप कर दीजिए कि अभी ये इसने हुआ नहीं है, फिर भी चलो आपको लगता है कि कुछ किया है नहीं किया है, जैसी भी कार्रवाई होगी आप इसको एक काम कर दीजिए, आप इसको छोड़ दीजिए। किस पर? जमानत पर। तो वकील क्या करेगा, आपकी वहां पर जमानत करा लेगा। अगर मेरा अपराध ऐसा है जिसमें जमानत की परमिशन मजिस्ट्रेट के पास है, अपराध भी दो प्रकार के होते हैं, जमानती और गैर जमानती। जमानती अपराध वो हैं जिनमें जमानत मिल जाएगी, गैर जमानती वो हैं जिनमें जमानत नहीं दे सकता मजिस्ट्रेट। तो जमानती अपराध है तो मजिस्ट्रेट से बात करेगा, कहेगा जी जमानत दे दो, और वहां पर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ठीक है वो जमानत दे देगा। अब मजिस्ट्रेट यहां एक बात बोलेगा, तुम बाहर जा रहे हो, जमानत तुम्हें मिल रही है, कुछ बेस पे मिल रही है, एक दो गवाह खड़े हुए हैं, इनके बेस पे हम दे रहे हैं, जिस दिन हम यहां तुम्हें बुलाएंगे तारीख पे, उस दिन तुम्हें यहां आना पड़ेगा। मामला रफा दफा हो गया, मैं अपना घर आ जाऊंगा, ऑनलाइन मोबाइल से जुड़ा रहूंगा, ऑनलाइन खोल के देखता रहूंगा केस, मेरी डेट लगेगी, मुझे जाना पड़ेगा कोर्ट में, हाजिरी देनी पड़ेगी, कोई बात पूछेंगे वो क्या हुआ, जांच पुलिस से पूछेंगे पता निकला नहीं निकला क्या हुआ, उसके बाद बोलेंगे ठीक है जाओ अब तुम्हें अगली डेट पे आना है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, मामला चलता रहेगा, 1-2 साल ऐसे ही खिंचता रहेगा, और फिर 2-3 साल बाद फिर निर्णय आ जाएगा कोर्ट से कि ठीक है भाई वो ऐसा था मैं ऐसा था, और फिर मामला या तो बरी हो जाएगा या फिर अगर उसमें मैं दोषी हुआ तो फिर होगी सजा। दोषी निकला तो सजा हो सकती है 3 महीने की, 6 महीने की, या क्या। दोषी नहीं निकला तो ठीक है बरी हो गया। अगर अपराध गैर जमानती हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल किसी एससी कैंडिडेट के साथ कोई मर्डर का कोई वैसा तकड़ा मामला है, तो वो मान लो गैर जमानती हो गया तो अब वहां पर वकील कहेगा जी जमानत, वो कहेंगे जी जमानत नहीं हो सकती। तो अब तो जब तक ये केस चलेगा, जब तक ये दोषी अपराधी है या नहीं है, जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता तब तक ये जेल में ही रहेगा। तो यहां पर वकील क्या कर सकता है, आपकी जमानत नहीं करा सकता। तो पुलिस कह दे, वो कह देंगे ठीक है जब तक ये केस क्लियर नहीं होगा तब तक रख देंगे उसको जेल में। अब वो जेल में रहेगा, वहां से तारीख पे आया करेगा, जाया करेगा, आया करेगा, फिर जाके कहीं सजा होगी उसे। इसलिए गैर जमानती अपराध जो होते हैं वो बड़े घातक प्रकृति के होते हैं, उससे बचो, ज्यादा बढ़िया है। दूसरी बात यह है, थाने ले जाने का सीन क्या है, थाने क्यों ले जाते हैं? थाने का सीन ये होता है कि बैठ के मांडवाली करवा दे। देखो सामान्य तौर पर क्या है रूल, तो क्या बनता है, रूल ये बनता है कि 2 लोगों में लड़ाई हुई, एक ने एक को मारा, जो पिटा, जो पीड़ित है वो सीधा
थाने में गया और उसने कहा जी मेरे को मारा है, और पुलिस क्या करे, तुरंत रिपोर्ट लिख ले, FIR वो लिखे, यानी सबसे पहली बार वो अपने रजिस्टर में उस इंफॉर्मेशन को चढ़ा ले। यहां से चढ़ा लिया, अभी मामला ऑनलाइन हो गया है, अभी चढ़ाएंगे तो FIR वाला पेपर फट नहीं पाएगा। पहले क्या होता था, FIR लिखी गई, पेपर फट गया। तो अभी क्या होती है, पुलिस FIR लिखती नहीं है। आपने बोला, वो कह देंगे ठीक है एप्लीकेशन दो, आपने दे दी, उन्होंने रख ली, अभी FIR नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है। अब वो फोन करेंगे, फोन भी नहीं भेजेंगे लेने पुलिस वालों को, और कहेंगे जी आ जाओ। ये गिरफ्तारी नहीं है, ये भी गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी तो बुला रहे हैं। अब बैठेंगे, हाँ भाई क्या बात है, मामला सुलझाओ। पुलिस यहां पर जिसकी गलती देखेगी, बात करेगी, लगेगी, उससे बात करेगी, बताओ मैटर सुलझाना है या जाना है अंदर, 3 साल तक जाओगे, जमानत भी नहीं होगी। वो कहेगा भाई साहब सुलझा दो, 1 लाख रुपए में निपटा दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, उससे बात करेंगे, देख भाई तूने एप्लीकेशन तो दी है, सही है, लेकिन तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बोले यहाँ पढ़ते हैं। बोले कल के दिन को वो दिक्कत करेगा, ये करेगा, तुम झेल लोगे? तारीख पे चले जाओगे, तुम्हें भी जाना पड़ेगा भाई, उसे सजा 3 साल बाद होगी, तुम झेल लोगे? बोले भाई साहब मैटर सुलझाओ जैसे भी है। बोले क्या चाह रहे हो? बोले चोट लगी है, उसका इलाज करा दो। बोले ठीक है भाई, तुम्हें इनका इलाज कराना है, और बाकी वो हो गया, मैटर सुलझ गया। ना FIR हुई है, ना कुछ हुआ है, मैटर पूरा सुलझ गया है। पुलिस 99% मैटर ऐसे निपटाती है। तो 1% FIR से कौन से निपटते हैं? वो निपटेंगे जिसमें मान लो 2 में लड़ाई हुई। अब एक जो पिटा है उसकी पहुंच अच्छी है, वो किसी संगठन का व्यक्ति है, वो किसी पार्टी का व्यक्ति है, वो किसी विधायक का व्यक्ति है। अब वो थाने में जाएगा तो अपने साथ 4 लोग लेके जाएगा, उनमें 4 में उन्हें कुछ नहीं, वो यही जाके कहेंगे FIR लिखो, FIR। अब लफड़ा क्या है? लफड़ा ये है कि वो FIR लिखनी है, तो उसमें दम होगा तो वो FIR लिखवा देगा। FIR लिखवाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप में दम है तभी आप लिखवा पाओगे, नहीं तो लिखेगा नहीं सामने वाला। क्यों नहीं लिखेगा? उसका रीजन है, जब FIR लिखी जाती है तो वो मामला चढ़ जाता है ऑफिशियली, और जब उत्तर प्रदेश में जितने थाने हैं उनका रिकॉर्ड बनेगा तो वहां पर यह देखा जाएगा सबसे ज्यादा FIR कहां हुई, मारपीट की, छेड़छाड़ की, बलात्कार की, मर्डर की। और अगर सब थानेदार जल्दी से जल्दी FIR लिखेंगे तो टॉप पे वही वाला थाना आएगा। अब वो जिस वर्ष बना होगा उसके थानेदार की आप सोचो, जो प्रेस्टीज होगी वो खत्म हो जाएगी, ना प्रमोशन मिलना ना कुछ मिलना। क्यों? क्या कहेंगे भाई तुम तो ऐसे थानेदार हो, तुमने नंबर 1 पे पहुंचा दिया क्राइम के मामले में उस थाने को। इसलिए कोई भी पुलिस वाला, थाना इंचार्ज, वो ये नहीं चाहता उसके थाने में ज्यादा FIR लिखी जाए। बात समझ रहे हैं? और ऊपर से रिपोर्ट मांगी जाती है, SSP मंगाता रहता है तुम्हारे थाने में कितनी FIR हुई हैं? 4 हुई हैं। कहां पहुंचा उनका निर्णय? अब ऐसे मुझे कितनी हुई है? बोले जी 100 हो गई। फाइनल भी करनी पड़ेगी ना उनको, इसलिए FIR नहीं लिखते हैं। FIR लिखवाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, अपने आप में दम चाहिए FIR लिखवाने के लिए। FIR लिखवाने में अगर लड़की है, लड़की पीड़ित हुई है तो लिखी जाएगी आसानी से। कोई कैंडिडेट अगर SC ST का कैंडिडेट है, वो अपने साथ ले जाए 4-5 लोग तो FIR लिखी जाएगी। बाकी राजनीति का दबाव है तब FIR लिखी जाएगी, बाकी फिर FIR लिखवा दें आप में इतनी बस की नहीं है। हाँ, तब के हक है आपका लिखवाना, लेकिन वहां क्या कहोगे? मेरा हक है लिखो। तो FIR नहीं लिखते हैं, ऐसे ही मैटर निपटाते हैं। आपने FIR लिखवाई है, गिरफ्तारी होती है FIR से, लेकिन पुलिस क्या करती है? FIR के बिना ही मैटर सुलझा देती है। कैसे सुलझाती है FIR के बिना? मैंने तरीका बताया। एप्लीकेशन दी, FIR में नहीं चढ़ाई, गए उठा के लाए, ज्यादा हुआ तो उठा के लाके बंद भी कर दिया, तब की अधिकार नहीं है, बंद नहीं कर सकते। बंद तो केवल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे होगा, पुलिस को अधिकार नहीं है वो ला करके उसमें बंद कर दे।
तो डराने के लिए कर देते हैं बंद, चल वो अधिकार ही नहीं है, हथकड़ी लगाने का अधिकार नहीं है। मैंने क्या कहा? तो कायदा ये कहता है आपकी गिरफ्तारी तो तभी मानी जाएगी जब एफआईआर हो चुकी है आपके खिलाफ, हुआ, फिर आपको अधिकार है, गिरफ्तारी का कारण आपको बताया जाएगा, वकील करने का अधिकार है, 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। चाहकर भी कोशिश करना कि शनिवार को कोई अपराध ना हो, क्योंकि संडे को मजिस्ट्रेट नहीं बैठता, तो संडे की छुट्टी हो जाती है, तो यही टाइम 48 घंटे हो जाता है। तो मामला क्या है? मामला यह है कि अगर शुक्र के नाइट में या फिर शनिवार को कोई केस हो गया और उस दिन गिरफ्तारी हो गई है, तो याद रखना संडे को फिर जमानत नहीं होगी, जमानत होगी फिर सोमवार को। तो अब 2 दिन कहां गुजारोगे पुलिस के साथ? तो पुलिस कहां पे गुजारेगी? जेल में थोड़ी गुजारे, जेल में नहीं जा सकते, जेल में थोड़ी जाओगे। तो वो आराम से तुम्हें वहीं पर कहीं थाने में एक आध कमरा तुम्हें दे देंगे, ठीक है, कुछ सोने का नहीं, बैठा के रखेंगे पूरी रात, वो वही रखेंगे बैठा के कोने में किसी भी कमरे में बैठा करके, हथकड़ी डाल देंगे हाथों में थोड़ी, जिससे भागो ना रात में। एक आध कपड़ा हुआ तो कोई घर वाला तुम्हें दे जाएगा, वो अलग बात है, वो बैठे रहोगे पूरी रात, निकलते बढ़ते एक दो मारते ही रहेगा कोई ना कोई, करेंगे। देखा है मैंने कई बार, मैं गया थाने में यहीं ठाकुरदारी यहीं, तो मैं कई बार ऐसे ही गया ना, 1-2 बार मिठाई उठाई देने या ऐसे ही, तो मैंने देखा वो बैठा के 2-4 बैठे हैं बस, नंबर आएगा पेश कर देंगे उन्हें ले आके मजिस्ट्रेट के सामने। तो बड़े आसान लगती हैं चीजें कि लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगी, हम वो कर लेंगे। शुरुआत तब होती है जब एफआईआर लिखी जाती है, फिर सब खत्म हो जाता है मामला, सब निकल जाती है एफआईआर लिखे जाते, ठीक है। जब तक एफआईआर लिखवाने का वो होना चाहिए ना। तो बात समझ रहे हैं? ये है आर्टिकल 22। अब आर्टिकल 22(3) क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि यदि आपकी गिरफ्तारी नजरबंद कानून के तहत हो रही है तब आपको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। यानी अगर आपको नजरबंद करने के लिए उठाया जा रहा है तब ऐसे में ये अधिकार आपके पास नहीं होंगे। अगर आपकी गिरफ्तारी इस कानून के तहत होगी तो आपको ना कारण बताया जाएगा, ना आपको वकील का अधिकार है, ना आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, फिर कुछ नहीं होना। तो फिर आप कहेंगे पुलिस क्या करेगी? पुलिस आएगी, कहेगी चलो, नहीं चलोगे तो उठा के डाल देगी गाड़ी में। नजरबंद करना होता है तो वो घर से उठा के नहीं लाते, या तो इज्जत से बात कर लेंगे पहले, लगता है उन्हें कि वो तुम खुद आ जाओगे, खुद आ जाओगे तो बढ़िया सम्मान देंगे तुम्हें। ऐसे नहीं है कि तुम्हें जेल में रखेंगे, बढ़िया कहीं किसी घर में रोकेंगे तुम्हें, खाने पीने का सब कुछ तरीके से। वैसे पुलिस क्या कर देती है? पुलिस नजरबंद तो नहीं करती है, अब पुलिस तड़ी पार कर देती है। कैसे? पुलिस ये कह देगी कि भैया ये 6 दिन का समय है, 6 दिन जब तक चुनाव निपटे तब तक इधर दिखाई मत दे जाना, मुरादाबाद में पूरे में, बाहर निकल जाओ कहीं। तो व्यक्ति यहां दिखाई, अगर दिखाई देगा तब वो कह देंगे कि हम तुम्हें नजरबंद कर लेंगे, दिखाई देते ही गिरफ्तारी हो जाएगी। तो पहला तरीका यही होता है कि खुद निकल जाओ, तो खुद इंसान अपनी खाला के यहाँ, फूफी के यहाँ निकल जाए, वो ज़्यादा बढ़िया है। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि नहीं लगाई बड़ा है तो फिर उठा लेंगे उसे, उठाने के बाद कहीं पे पहुंचा देंगे, कहीं पर रखेंगे, मारे वारेंगे कुछ नहीं, पूरा काम निपटाएंगे तरीके से, सलीके से काम निपट जाएगा, उसके बाद छोड़ देंगे। लेकिन अब यहां पर एक बात आती है कि किसी व्यक्ति को अगर नजरबंद किया जाता है तो यार नजरबंद करना तो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है ना। आपको तो नजरबंद कर दिया, ऐसे तो पुलिस कुछ भी कर सकती है, तो क्या इसकी कोई सीमा है? हाँ, 3 महीने 90 दिन, यानी जो नजरबंद किसी व्यक्ति को किया जा सकता है वो कितना का किया जा सकता है? 3 महीने। अब तो शायद ये अवधि और 2 माह कर दी है घटा करके, 3 महीने मैक्सिमम किसी को नजरबंद किया जा सकता है। अगर उससे ज्यादा रखना है तो उसके लिए फिर किसकी परमिशन चाहिए? मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए, अन्यथा आप उसे उतना लंबा नहीं रख सकते। तो किसी को नजरबंद ऐसे नहीं है 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल रख दिया, नहीं। बात समझ रहे हैं? तो ये पूरा आर्टिकल 22 था जो आपके काम का था, और वो मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया। जो इससे अगला अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार,
ये शोषण के विरुद्ध अधिकार ये दो आर्टिकल में है, एक आर्टिकल 23 और एक आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 क्या कह रहा है? ये रोक लगाने की बात कर रहा है। किस चीज पर? मानव की राज्य मानव दुर्व्यापार, वेगार और बलात् श्रम पर रोक लगाएगा। मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात् श्रम पर रोक लगाएगा। राज्य का मतलब समझ रहे हो आप? आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा थी वही। राज्य क्या करेगा? इन पर रोक लगाएगा। मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात् श्रम पर रोक लगाएगा। तो अब पहली बात आती है, मानव दुर्व्यापार क्या होता है? मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है कुछ भी ऐसा काम मानव से करवाना जिसमें जो उसके दुर्व्यापार में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चों की, महिलाओं की तस्करी करना, महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेलना, बच्चों से भीख मंगवाना, ये सब काम किस में आते हैं? ये सब मानव दुर्व्यापार में आते हैं। ठीक है, तो राज्य ने क्या कर रखा है? इसके लिए बहुत सारे कानून बना रखे हैं जिससे महिलाओं के साथ दुर्व्यापार ना किया जाए, महिला बच्चों से भीख वगैरह ना मंगवाई जाए, इस प्रकार का काम ना करवाया जाए। तो मानव दुर्व्यापार पर राज्य रोक लगाएगा। बेगार मतलब होता है बिना पैसे के काम करवाना, बिना पैसे के काम करवाना, ये बेगार में आता है, ये भी गलत है। यानी ऐसी चीजों पे भी राज्य रोक लगाएगा जहां बेगार की स्थिति है, दास प्रथा चल रही है पुराने समय की तरह, कि उन्हें मजबूरी है काम करना, बिना पैसे के काम करना पड़ता है, ऐसी कोई परंपरा बनी हुई है किसी राज्य, किसी गांव में, कहीं पर भी, तो राज्य उस पर रोक लगाएगा। और बलात् श्रम का मतलब होता है फोर्स लेबर, यानी बल से, बलात् का मतलब बच्चों से नहीं है, बलपूर्वक काम करवाना। यानी कोई व्यक्ति की इच्छा नहीं है कुछ काम करने की, उसके बावजूद भी उससे वो काम करवाया जा रहा है, बलपूर्वक वो काम करवाया जा रहा है, तो ऐसे पर भी राज्य रोक लगाएगा। यानी जानबूझ करके कोई नौकरी करवाना, कोई काम करवाना, कुछ भी करवाना जिसका सामने वाला वो काम करना नहीं चाहता है, अगर ऐसा भी कोई करवा रहा है तो उस पर भी राज्य रोक लगाएगा। तीनों चीजें हैं, तीनों चीजों का अलग अलग मतलब है, ध्यान रखना। मानव दुर्व्यापार का मतलब मानव के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, जैसे मैंने बताया, जैसे महिलाओं को वेश्यावृत्ति में या बच्चों को भीख वगैरह ऐसे सब कुछ काम करवाना वो गलत है, उस पर रोक लगेगी। बेगार, फ्री में काम करवाना। बलात् श्रम, बलपूर्वक काम करवाना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक चीज और है यहां पर, राज्य इन सब चीजों पर रोक तो लगाएगा, लेकिन कुछ सेवाओं के संबंध में राज्य ऐसा करवा सकता है। यानी कुछ चीजों के संबंध में राज्य ऐसा कानून बना सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल में आप कहें जी अगर ऐसा हमारा मौलिक अधिकार है तो फिर मान लो हम आर्मी में चले गए, अब हमारी लड़ाई हो जाए पाकिस्तान के साथ, अब वहाँ पे लड़ने भेजना पड़ेगा बॉर्डर पे। अब वहाँ पर लोग जो हैं वो ये कहने लगे कि हम नहीं जा रहे, हमारी नहीं है मन, तो वो कहेंगे नहीं जाना पड़ेगा, कर्नल कहेगा नहीं करो तुम ये काम, तो उसे क्या आप बलात् श्रम मानोगे? नहीं। वो जो नौकरी है उस नौकरी में पहले आपको काम बताए गए हैं, ये काम आप करोगे, अब उसको लेने के बावजूद आपका मन नहीं भी है तो भी वो आपसे काम करवाया जा रहा है, तो वो ध्यान रखना, वो बलात् श्रम के अंतर्गत नहीं आएगा। तो ऐसे तो व्यक्ति का मन करेगा ही नहीं कुछ करने का, पुलिस वालों का ड्यूटी करने का मन नहीं करेगा, रात की ड्यूटी है, बोले नहीं मन नहीं है, बोले नहीं जाना पड़ेगा, बोले बलात् श्रम मौलिक अधिकार के खिलाफ है, ऐसा नहीं। आर्टिकल 24 क्या कह रहा है? आर्टिकल 24 कह रहा है जो छोटे बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को राज्य कोशिश करेगा कि किसी परिसंकट में कारखाने में ना लगाए। परिसंकट में कारखाने का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे कारखाने जो खतरनाक हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कोयला खदान हो गई, जैसे भवन निर्माण हो गया, जैसे पटाखों के उद्योग हो गए, पटाखे कारखाना हो गया, ऐसे दुनिया भर के जो भी काम धंधे होते हैं उन्हें सबको रखा जाता है एक तरीके से खतरनाक कारखाने के तहत, यानी वो काम है।
एक बच्चों के लिए एक अधिकार दिया गया है उन्हें आर्टिकल 24 में कि अगर वो बच्चे छोटे हैं तो राज्य उन्हें किसी खतरनाक कारखाने में नहीं लगाएगा, काम के लिए नहीं लगाएगा। दूसरी बात, वो तो खुद राज्य तो लगाएगा नहीं, सरकार तो ये काम करेगी ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ सरकार रोक भी लगाएगी इन चीजों पर कि कोई और ना करवाए, कोई प्राइवेट ना करवाए, कोई प्राइवेट कंपनी ना करवाए। और आप देखिए सरकार ने इस संबंध में इसे बड़े अच्छे तरीके से इस चीज को लिया है और इस संबंध में कठोर कानून बन चुके हैं। आप नहीं करवा सकते बच्चों से, परी संकट में छोड़ो, अब तो ऐसा हो गया है काम ही नहीं करवा सकते। वो घर का काम संभाल रहा है ठीक है, बाकी तो अब तो भोजनालय वगैरह पर भी ऐसे सरकार ने नियम कानून बच्चों के लिए आ चुके हैं, बच्चों से जुड़े हुए बाल संरक्षण अधिनियम आ चुके हैं। इनके तहत यह है कि आप बच्चों से काम ही नहीं करवा सकते, होटलों में काम नहीं कर रहे हैं लोग, वो अलग बात है, वो घूमते रहते हैं मानवाधिकार वाले, बाल संरक्षण वाले, वो उठा के ले जाते हैं बच्चों को, चलो भाई चलो, कहीं अगर कोई नहीं है घर का तो ठीक है, अनाथ आश्रम में रहो, वहां पढ़ाई करो, ठीक है। खैर आर्टिकल 24 में एक संरक्षण दिया गया है, एक मौलिक अधिकार दिया गया है, वो किनको दिया गया है? बच्चों को। बात आ रही है समझ में? तो आर्टिकल 23-24 इंपॉर्टेंट है और आर्टिकल 22 इस तरीके से ये आपके जितना भी पूरी स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 ये हमारा क्लियर हो गया और शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 वो हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब